हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं फिर से पढ़ाई का कीड़ा चैनल में। स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे वह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें सभी वीडियोस देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स पर विचार करने जा रहे हैं और इसमें हमारी सबसे पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। और इस स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम चैप्टर पढ़ने से पहले स्थिर वैद्युतिकी पर विचार करेंगे। किस पर? स्थिर वैद्युतिकी पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है। तो इसे भी जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे फिजिक्स होता क्या है। और फिजिक्स से पहले भी हम विचार करेंगे साइंस पर, विज्ञान पर, विज्ञान क्या होता है। तो देखो बच्चों, आप सभी जानते होंगे ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान को कई शाखाओं में डिवाइड किया गया है, साइंस को कई शाखाओं में डिवाइड किया गया है, जिसकी एक शाखा होती है हमारी फिजिक्स अर्थात भौतिकी। भौतिकी होता क्या है ये देखेंगे हम। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है या जिक्र किया जाता है। वह शाखा या वह ब्रांच हमारी फिजिक्स कहलाती है, भौतिकी कहलाती है। भौतिकी को भी डिवाइड करा गया है। एक बहुत बड़ी शाखा है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे वैद्युतिकी चुंबकत्व कहा जाता है। वैद्युतिकी चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी दो ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हमारी पहली ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। बच्चों, यही हमारी फर्स्ट यूनिट है। यही हमारी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी है। और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दूसरी ब्रांच है हमारी गतिक वैद्युतिकी अर्थात इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो अब दोनों में डिफरेंस समझ लें, दोनों ब्रांचों में डिफरेंस क्या क्या है। ये जो ब्रांच है हमारी स्थिर वैद्युतिकी, इसमें चार्ज एट रेस्ट, चार्ज हमारा मोशन में रहता है। बच्चों, चार्ज क्या रहता है इसमें? मोशन में रहता है। चार्ज कभी गति नहीं करेगा। कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है, उस पर चार्ज रहेगा। वो जो हमारा बिल्कुल ऐसा समझ लें आप कि जहाँ पर रखा है वहाँ पर ही रहेगा, अर्थात मोशन नहीं करेगा। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो चार्ज इन मोशन कायम रहेगा, मोशन में रहेगा, गति करता रहेगा। तो इस शाखा की बात हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगले चैप्टरों में इस शाखा की बात करेंगे। अभी हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों, अब काफ़ी पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं। जो मेन डेफिनेशन है उन्हें नोट करते रहें, ताकि हमारी मेहनत बेकार ना जाए। जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ उसी प्रकार से मेहनत करें। जब भी तो हमारा रिजल्ट स्पेशल आएगा, जब आप भी मेहनत करेंगे और हम भी मेहनत करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप भी बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से फिजिक्स को सिखाऊँगा, और जिससे आपके मार्क्सों में वृद्धि होगी एग्जाम टाइम में। इसलिए आप डीपली मेहनत करें, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करें, जिससे कि फिजिक्स की जो जिज्ञासा बालकों के माइंड में रहती है, सीखने की रहती है, तो वो जिज्ञासा को हम कंप्लीट कराएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उस बच्चे सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर केमिस्ट्री, मैथ की भी कोचिंग दी जा रही है, और डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके लिंक को देख लें। तो बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम जितनी भी स्पेशल डेफिनेशन लिखवाते रहेंगे उन्हें आप नोट करते रहें, जिससे कि आप अच्छी प्रकार से नोट्स बनाएंगे, अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाएंगे, अच्छी प्रकार से गहराई से फिजिक्स को समझ पाएंगे। तो देखो बच्चों, अब हम चैप्टर पर पहुंचेंगे। यूनिट का जिक्र हम खत्म कर चुके हैं। अब हम चैप्टर पर आते हैं बच्चों, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पर। तो इसे देखेंगे अब। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र या इलेक्ट्रो चार्ज एंड फील्ड क्या होता है हमारा। चैप्टर का नाम था हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम सबसे पहले बच्चों जानेंगे वैद्युत होता क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वैद्युत। यहाँ से हमारा चैप्टर बनेगा हमारा वैद्युत होता क्या है। तो बच्चों, वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। अब दूसरा क्वेश्चन यह अराइज हो रहा है, वैद्युत किस प्रकार उत्पन्न होता है, कहाँ से आया है वैद्युत। वैद्युत उत्पन्न होने का कारण, वैद्युत उत्पन्न होने का कारण
क्या रीजन है हमारा वैद्युत का? वैद्युत उत्पन्न होने का कारण है बच्चों घर्षण, यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फ्रिक्शन। तो हम बच्चों वैद्युत को कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यानपूर्वक समझें। तो तुमने देखा होगा प्रकृति में बहुत सी घटनाएं घटित होती रहती हैं, जैसे आकाश में गर्जन के साथ बिजली का चमकना, या फिर तुमने देखा होगा कभी कभी हम गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारे को ठीक है रबड़ कर देते हैं और रबड़ करने के बाद दीवार वगैरह से छुपा देते हैं। ये भी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है। या बच्चों तुमने अपने दैनिक जीवन में एक चीज़ का अनुभव भी करा होगा, जैसे हम किसी कार या बस के दरवाजे को खोलते हैं तो हमें अचानक झटका सा महसूस होता है, ये भी वैद्युत का ही एक कारण है, समझे। तो इस तरह से बहुत घटनाएं होती रहती हैं वैद्युत की। तो ये विशेष घटना है, तुमने देखा है कि आकाश में बिजली चमकती है और बिजली किस कारण से उत्पन्न हो रही है, उस कारण को हम जानेंगे। तो सब इन सारी घटनाओं का मुख्य रीजन जो हमारा वैद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है इनका कारण? इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत। तो देखो आकाश में बिजली का उत्पन्न होना गर्जन के साथ, ये किस चीज़ का सिंबल है, किस कारण से उत्पन्न हो रही है? तो इसका मुख्य कारण होता है जब तुमने देखा होगा आपस में दो क्लाउड, जो बादल आपस में या तो वो आपस में टच करते हों, क्या करते हों, टचिंग हो रही हो, वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा हो यानी घर्षण हो रहा हो, या फिर वो आपस में टकरा रहे हों। तो मान लो ये दो बादल हैं आकाश में, दो क्लाउड हैं, ये आपस में यहाँ टच हुए तो यहाँ पर गर्जन के साथ करंट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गर्जन के साथ करंट उत्पन्न हो जाएगा, चमक उत्पन्न हो जाएगी, चमक, यहाँ आवाज़ भी आएगी और चमक भी हो जाएगी। तो ये सब कारण किसके हैं? वैद्युत के ही हैं। तो वैद्युत मैंने बताया था, वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। वैसे तो पूरा ब्रह्मांड हमारा ऊर्जा से परिपूर्ण है, या ऐसे भी कह सकते हैं पूरा ब्रह्मांड द्रव्य है। क्या है? और द्रव्य वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें फिजिक्स में आना चाहिए बच्चों। द्रव्य होता क्या? द्रव्य वह वस्तु होती है जो स्थान घेरती है, जो वस्तु स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। तो बच्चों हमें भी द्रव्य कहा जा सकता है क्योंकि हम भी स्थान घेर रहे हैं, और स्थान के साथ साथ जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है वो वस्तु स्थान भी घेरा है और द्रव्यमान भी हो उस वस्तु में, तो द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्य। तो पूरा ब्रह्मांड द्रव्य से परिपूर्ण है, या फिर इसे ऐसा कह सकते हैं ऊर्जा से परिपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जिसमें से एक ऊर्जा हमारी वैद्युत भी है, बता दिया मैंने एक प्रकार की ऊर्जा है। क्यों? आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में बच्चों, तो उसमें कहा गया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो इसलिए अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उससे ऊर्जा मिल सकती है, अगर कहीं ऊर्जा है तो उससे द्रव्यमान मिल सकता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि पूरा ब्रह्मांड हमारा ऊर्जा से परिपूर्ण है, ऊर्जा से भरा हुआ है, या द्रव्य से भरा हुआ है, या द्रव्य से भरा हुआ है। तो वैद्युत वर्ड पता चल गया हो, क्योंकि हम सबसे पहले चैप्टर के वैद्युत वर्ड पर विचार कर रहे हैं। वैद्युत है क्या? तो वैद्युत क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा है। किस कारण से उत्पन्न होती है? घर्षण के कारण से। मैंने बता दिया आकाश में बिजली का चमकना, इसका बहुत ज़्यादा विशेष एग्जाम्पल भी है और प्रसिद्ध एग्जाम्पल भी है। तो आकाश में बिजली किस कारण से चमकती है, बिजली कैसे उत्पन्न होती है, तुम्हें पता चल गया होगा बच्चों। आपस में दो बादल आपस में टकराते हैं या घर्षण करते हैं या रगड़ते हैं, तब वहाँ चमक के साथ गर्जन उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ वैद्युत उत्पन्न होता है। तो ये सारे रीजन वैद्युत के ही हैं। तो बच्चों अब वैद्युत के बाद हम आवेश पर जिक्र करेंगे, आवेश का जिक्र करेंगे। आवेश होता क्या है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी, आवेश। तो बच्चों वैद्युत की हम डेफिनेशन नोट करेंगे, उसे लिख लें बच्चों डेफिनेशन नोट कर ली होगी। वैद्युत की डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी? वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो समझो ये क्या कहना चाह रहा है डेफिनेशन में? वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों यहाँ अंबर एक पदार्थ है। एक हमारे साइंटिस्ट थे थेल्स, उन्होंने 600 ईसा पूर्व एक एक्सपेरिमेंट करा था। उन्होंने अंबर को, एक अंबर पदार्थ था फलालैन के साथ, अंबर एक पदार्थ था, एक दूसरा पदार्थ लिया उन्होंने फलालैन, इन दोनों को आपस में रब्ड करा। ये अंबर पदार्थ है, ये फलालैन पदार्थ है, इन्हें आपस में रब्ड करा, यहाँ रगड़ा, ठीक है, आपस में टच करा।
तो उन्होंने पाया, फिर उसके बाद अलग कर दिया ऐसा, ये अंबर अलग और फलालैन अलग। तो अंबर में देखा गया कि एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो गया। वो विशेष प्रकार का गुण क्या उत्पन्न हो गया, ये अंबर जो पदार्थ है छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आके खींचना शुरू कर दिया। वैसे एक एग्जाम्पल आप अपने आप भी ले सकते हैं, जो आप अपने दिनचर्या में शामिल भी करते हैं। तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कंब लेते हैं, कंघा लेते हैं, उसे बालों से इस तरह से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद पृथ्वी की तरफ लेकर जाते हैं तो उससे छोटे छोटे तिनके इससे चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वस्तु वैद्युतमय हो गई है, इलेक्ट्रोफाइड हो गई है, अर्थात इसमें एक नया गुण उत्पन्न हो गया जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए इस डेफिनेशन में लिखा है कि वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में, अंबर के अतिरिक्त और भी पदार्थ पाए गए, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। तो बच्चों इसमें गुण कहाँ से आया, रगड़ने के कारण उत्पन्न हो गया। और ये किसने देखा था, हमारे थेल्स वैज्ञानिक थे, हमारे कौन से, थेल्स, ग्रीक के थे ये, थेल्स वैज्ञानिक, अमेरिकन ग्रीक। तो इन्होंने अंबर और फलानैन को आपस में रगड़ा, और भी अंबर के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में देखा गया, जैसे कांच को रेशम के साथ, कांच को रगड़ कर देखा, किसके साथ, ऊन के साथ, एबोनाइट को रेशम के साथ। तो और भी बहुत सारे युगल हमें ऐसे मिले जिसमें अंबर की भांति व्यवहार, अंबर की तरह ही एक तरह से स्पेशल गुण उत्पन्न हो गया, छोटे छोटे तिनकों वस्तुओं को आकर्षित करने का। तो बच्चों वैद्युत की डेफिनेशन तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब हम जो चलेंगे, हम अगली बात पर चलेंगे, या अगले टॉपिक पर चलेंगे जो हमारा है आवेश। वैद्युत हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, अब देखेंगे हम आवेश को। आवेश होता क्या है, रिटिन नाउ। देखो बच्चों, आवेश को समझेंगे, आवेश क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी का ही रोल रहेगा बच्चों चैप्टर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब तक आवेश के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आप इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक क्लियर रूप से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आवेश की बात करेंगे हम, आवेश होता क्या है। तो आवेश बच्चों मैंने बताया था द्रव्य का एक गुण है। क्या है, द्रव्य का एक गुण है जिसके कारण यह वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है। तो ऐसा समझेंगे, तुम जानते हो इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है, जो भी मटेरियल है, उसकी अपनी एक विशेषता होती है, एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी प्रॉपर्टी मेटल की, यानी कि कोई भी पदार्थ है उसकी एक प्रॉपर्टी होगी। अब मेरी भी एक प्रॉपर्टी है, तुम्हारी भी कोई प्रॉपर्टी है, सबकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। मान लो कोई स्टूडेंट बहुत पावरफुल है, कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बॉडी बिल्डर है, तो उसकी भी एक प्रॉपर्टी है बॉडी बिल्डर होने की। क्यों, बॉडी बिल्डर होने से वो ज़्यादा मेहनत कर सकता है, ज़्यादा एनर्जी जुटा सकता है, फिजिकल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे ही, या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबा है तो अपनी लंबाई का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। वो सामानों को ऊँचे स्थान पर अगर रखे हों सामान, तो उन्हें भी बहुत आसानी से उतार सकता है। एक व्यक्ति मान लो छोटा है, तो छोटे होने का भी एक गुण है उसका, कि वो छोटे, जब कोई व्यक्ति छोटा है तो वो छोटे लेवल से एक्शन कर सकता है अपना। तो कहने का मतलब है ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, उसका एक गुण है, ठीक है। तो ऐसे ही आवेश भी क्या है, किसी भी वस्तु का एक गुण है, किसी भी द्रव्य का एक गुण है, ठीक है, जिसके कारण वो वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या उसका अनुभव कर सकता है। तो अब इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे बच्चों, वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश क्या है, तो बच्चों नोट कर लिया तुमने आवेश की डेफिनेशन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है, ठीक है, आवेश कहलाता है। तो आवेश क्या है, द्रव्य का एक गुण है, या किसी मटेरियल का गुण है, या किसी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उनका अनुभव करता है। अब तुम इस चीज़ के एग्जाम्पल तुम्हें दैनिक जीवन में बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे हमने बताया था, कंघे को बालों से रगड़ा और उसके बाद नीचे करा तो उसने छोटी छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, उसने एक वैद्युत बल लगाया, वैद्युत उत्पन्न हो गया, ठीक है, वैद्युतीय प्रभाव दिखाया उसने। कौन सा प्रभाव, वैद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, आवेश उत्पन्न होने का क्या कारण है, आवेश कहाँ से आया किसी भी पदार्थ पर या किसी भी वस्तु पर। जब ये आवेश किसी वस्तु का गुण है तो ये आया कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से होया। इसके उत्पन्न होने के हमारे पास दो रीजन हैं, दो कारण हैं। एक तो हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के माध्यम से तुम्हें बताएंगे आवेश उत्पन्न कैसा होया, और दूसरा प्रयोगों के आधार पर। तो मैंने बताया था अनेक प्रयोग, लेबोरेटरी में अनेक प्रयोग किए गए, ठीक है। उसमें एक प्रयोग ये कहा गया
कि कोई भी एक कांच की छड़ ले ली हमने, ये कांच की कोई छड़ है, ये हमने ऊन ले लिया, कोई पदार्थ है ऊन, कांच की छड़ को ऊन से रबड़ करा, क्या करा इसे, रबड़ करा, रबड़ करके इसे किसी स्टैंड से लटका दिया, कांच की छड़ को किसी भी स्टैंड से लटका दिया, ये तो ये मान लिया कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी। कैसा चार्ज आएगा, ऐसा इस पर रबड़ करा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऊन से जब हम रबड़ करा था, अब उनको इसके पास ले आए हम, तो उन पर निगेटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा उन पर, निगेटिव चार्ज। ये कांच की प्लेट थी, कांच की प्लेट को उनके साथ रबड़ करा था, तो इन दोनों में हमने देखा ये एक दूसरे के पास आना, आकर्षित होनी शुरू हो गई, कांच और ऊन एक दूसरे के पास आना प्रारंभ हो गई। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने ये करके देखा, एक दूसरी कांच की प्लेट को और लिया, ये दूसरी कांच की प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट थी कांच की, ये दूसरी कांच की प्लेट है। अब इसके साथ इसे फिर रबड़ करा, यहाँ रबड़ करा, रबड़ का मतलब जानते हो, रगड़ा ऐसा, इसके साथ रबड़ करने के बाद इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा इस पर, पॉजिटिव। अब इस छड़ को इस दूसरी छड़ के पास लेकर आए हम, इस छड़ को इस पास के लिए आए, ये फर्स्ट छड़ थी या फर्स्ट प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट है। अब इसमें देखा कंडीशन क्या हुई, इसमें तो ये एक दूसरे के पास आ रहे थे, ये इसके पास और ये इसके पास, अब ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गया। तो यहाँ पता चला, यहाँ जो है हमारा प्रतिकर्षित हो रही है, प्रतिकर्षित, और यहाँ आकर्षित हो रही हैं, ये प्लेट है। अरे यहाँ एक दूसरे के पास एक दूसरे के पास आ रही हैं, सॉरी, एक दूसरे के पास आ रही हैं, यहाँ आकर्षित हो रही हैं, आकर्षित, और यहाँ हो रही है प्रतिकर्षित। क्या हो रही हैं, प्रतिकर्षित। ठीक है, आकर्षित का मतलब अट्रैक्शन, और यहाँ रिपल्सन, रिपल्सन। ठीक है, तो हमने निष्कर्ष निकाला कि जब हम दो वस्तु को रगड़ते हैं तो एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो कांच की छड़ है उस पर पॉजिटिव भी आएगा, उस पर निगेटिव भी आ सकता है। तो ये रीजन हम नहीं दे पाए कि किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर निगेटिव आएगा। इसलिए ये सिद्धांत, ये हमारे प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला था, ये फेलियर कर दिया गया, अर्थात इसे अमान्यता करार दे दिया गया। उसके बाद हमारा आया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से हम तुम्हें समझाएंगे बच्चों कि किसी भी वस्तु पर आवेश किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस प्रकार से वो आ जाता है। ठीक है, रिटन नाउ। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के माध्यम से तुम्हें बताएंगे आवेश किसी वस्तु पर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस प्रकार से आ जाता है, किस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे पास दो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को हमने एटम ले लिए, परमाणु ले लिए। तो सभी बच्चे जानते होंगे परमाणु के भीतर नाभिक होता है, ये हमारे इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये दूसरा पदार्थ हमारा, इसमें भी नाभिक होगा, इसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। अलग टाइप के दोनों पदार्थ, अलग अलग टाइप के पदार्थ हैं, या एक ही पदार्थ के हों। बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं, तो बहुत सी कक्षाएं होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। ये भी बहुत कक्षाएं होंगी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। तो बच्चों ये हमारे एटम हैं, ये पदार्थों के दो एटम ले लिए, दो पदार्थ हमारे पास, अलग अलग पदार्थ हैं, उन दोनों पदार्थों को क्या ले लिए, एटम, परमाणु ले लिए। और परमाणु में हम सभी जानते हैं, परमाणु की संरचना के बारे में जानते हैं। परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, अर्थात धन आवेश संचित रहता है। और इस नाभिक की त्रिज्या सभी जानते होंगे कितनी होती है, 10⁻15 मीटर। और जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, उसकी त्रिज्या हमारी होती है 10⁻−10 मीटर। ठीक है, ये सभी आप फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ चुके होंगे। तो होता क्या है बच्चों, ये दो पदार्थ के परमाणु हैं, इन पदार्थों को जब हम आपस में रबड़ करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, एक तरह से ही मान लो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है हमारे पास, इसमें मान लो
8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। इसके पास भी मान लो 9 प्रोटॉन है, इसमें 9 ही न्यूट्रॉन है। जब इन्हें हम रब्ड करेंगे तो ऐसा होगा, रब्ड करने पर इन्हें रगड़ेंगे आपस में, रब्ड करने पर ऐसा होगा, बाहर से ऊर्जा मिलेगी जब रब्ड करेंगे, क्योंकि थर्मल एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। वो एनर्जी मिलते ही जो आउटर सेल है हमारी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या काम करेंगे, अपनी कक्षाओं को छोड़ जाएंगे। छोड़कर इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मान लो मैं इधर ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचेगा, ठीक है, या इसमें एक काम करो बच्चों, 8 प्रोटॉन ले लिया, 8 इलेक्ट्रॉन ले लो। इसमें 9 प्रोटॉन से 9 इलेक्ट्रॉन ले लो। जब एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ प्रोटॉन धनावेश कितना था, 8, और यहाँ पर कितना रह गया, 5। तो यहाँ धनावेश की अधिकता हो गई। तो ये जो परमाणु है पॉजिटिवली चार्ज होया, यहाँ प्लस आई गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन 9 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ गया, ये निगेटिवली चार्ज हुई है। तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान से काफ़ी कम होता है, जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान काफ़ी अधिक होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अपनी न्यूक्लियस को नहीं छोड़ते, अपनी नाभिक को नहीं छोड़ते। ये एक ही रीजन में छोड़ सकते हैं, जब ये नाभिक भारी हो जाए हमारा, तब छोड़ सकते हैं। या फिर दूसरा रीजन ये है, हम इस पर न्यूट्रॉनों की बौछार करें, इस नाभिक को क्या करें, एक तरह से इसका फ्यूजन कर दें, या इस तरह से इसे बखेर दें, या इसे तोड़ दें इस नाभिक को, तब ये निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाउंडेड रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक बहुत ही शक्तिशाली फोर्स लगता है। बच्चों, हमारे 4 टाइप के फोर्स हैं, 4 टाइप के बल होते हैं। जो सबसे शक्तिशाली फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय बल। उस नाभिकीय बल के कारण न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के बाहर नहीं आते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर से ऊर्जा मिलेगी, जैसे ही आपस में हम रब्ड करेंगे या रगड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे परमाणु पर चला जाएगा। दूसरे परमाणु इससे सटी हुई होती हैं ये कक्षाएं, दूसरे पर चला जाएगा। तो जब इस पर एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र होगा, जिससे जाएगा वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन पहले मान लो 8 थे इसमें, अब इलेक्ट्रॉन कितने रहेगा, 7, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो जब कमी हो गई, कमी होने का मतलब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो गया, निगेटिव चार्ज कम रह गया, तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो ये जो परमाणु हमारा पॉजिटिवली ठीक है, धनावेशित हो जाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले 9 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 10। एक निगेटिव चार्ज और आई है इसमें, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये परमाणु कैसा हो जाएगा, निगेटिवली, यानी कि इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। तो बच्चों, बेंजीन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश के बारे में। आवेश 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। तो बच्चों, आवेश 2 प्रकार का होता है, किसके अनुसार, बेंजामिन फ्रैंकलिन के आधार पर। बेंजामिन फ्रैंकलिन के आधार पर एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने कितने प्रकार का आवेश बताया, 2 प्रकार का, धनावेश और ऋण आवेश। ठीक है, तो आवेश बच्चों तुम्हारी समझ में आई गया होगा आवेश होता क्या है। तो मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रहनी चाहिए। आवेश मैंने बताया था, आवेश क्या है, द्रव्य का एक गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करे या उत्पन्न कर दे। ठीक है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश। तो आवेश अपने दिमाग में ध्यान रखो, आवेश कोई नई चीज़ नहीं है, गुण है। मैंने बताया था, इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु बनी है प्रत्येक का कोई ना कोई गुण है, उस गुण के कारण कोई प्रत्येक वस्तु अपना लाभ उठा लेती है। तो ऐसी आवेश है, आवेश भी किसी भी वस्तु का एक गुण है। समझ लो, अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं है, अगर आवेश है तो द्रव्यमान है। ठीक है, दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के आधार पर आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। तो अब बच्चों हम देखेंगे आवेशों के गुण, आवेश के गुण, आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, इन आवेशों के क्या क्या गुण हैं, इन पर हम विचार करेंगे। तो देखें आवेशों के गुण, आवेश क्या क्या होता है, आवेशों के गुण, इसे नोट कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तुम्हारा ये। अब देखेंगे आवेशों के गुण, आवेशों के गुण।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस बच्चों साथ के साथ नोट करते रहें, जिससे कि फिजिक्स अच्छा समझ में आए। जब आप नोट नहीं करेंगे तो आपकी समझ में क्या आएगा, इसलिए नोट करते रहें। तो हम अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा आवेशों के गुण। तो आवेशों के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण, पहली प्रॉपर्टी, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है ये। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का मतलब होता है दो चार्ज सेम है, सेम चार्ज हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इन्हें सजातीय आवेश कहा जाएगा। इनके बीच में जो फोर्स लगेगी या ठीक है, तो दो चार्ज आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, एक दूसरे से जाएंगे, दूर जाएंगे। प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षण करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। रिपल्सन होता है इनमें, रिपल्सन, या रिपल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रिपल। अब निगेटिव चार्ज ले लो, तो मैंने बताया था सजातीय आवेश हैं, सजातीय का मतलब एक ही जैसे हैं, तो इनमें भी प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा इनमें, रिपल्सन, रिपल्सन लिख लो, रिपल्सन होता है इनमें, रिपल्सन। अब एक चार्ज पॉजिटिव ले लो बच्चों, एक चार्ज नेगेटिव ले लो, तो विजातीय आवेश हैं। कैसे आवेश हैं, विजातीय। तो इनमें आकर्षण होगा। आकर्षण का मतलब एरो से दिखा रहा हूँ मैं, ये एक दूसरे को पास आना, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास होगा, तो क्या होगा इनमें, आकर्षण। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लो, इसका मतलब क्या है, ये भी विजातीय आवेश है, इनमें भी आकर्षण होगा, एक दूसरे को पास आएंगे, आकर्षण। आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन होगा इसमें, अट्रैक्शन। तो बच्चों इन्हें नोट करते रहना साथ के साथ। तो पता चल गया पहला गुण क्या था, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सजातीय का मतलब एक ही जाति के, अर्थात एक जैसे चार्ज, या सेम चार्ज भी कह सकते हैं, और इन्हें कह सकते हैं अपोजिट चार्ज। क्या कह सकते हैं इन्हें, अपोजिट चार्ज। सेम चार्जों में मैंने बताया था क्या होता है, रिपल्सन, और अपोजिट चार्जों में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये पहला गुण था हमारा आवेशों। तो अब इसकी डेफिनेशन को नोट कर लें बच्चों। तो देखो बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई थी आवेशों की, सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश में आकर्षण होता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी, दूसरा गुण है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये होता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। समझो बच्चों, ये क्या कहना चाहता है, आवेश ना तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं, हम उसे स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। यह कह सकते हैं हम, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। क्या रहता है, कुल आवेश नियत रहता है। ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं, कोई भी विलगित निकाय है, विलगित का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, उसका कुल आवेश कैसा रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी में 3-4 पार्टिकल ले लो, इस पार्टिकल पर 2 माइक्रोकूलम, इस पर 3 माइक्रोकूलम, इस पर 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब ये बॉडी हमारी, इस बॉडी में 3 पार्टिकल हमारे, ठीक है। अब इस बॉडी को हिलाओ, हिलाने के बाद इस पर हमारा 1 माइक्रोकूलम, इस पर 2 माइक्रोकूलम, और तीसरा जो पार्टिकल था हमारा, इस पर कितना चार्ज आएगा। तो क्या मैंने भी बताया था, इसका टोटल चार्ज क्या कर लेंगे, हम काउंट कर लेंगे और इज इक्वल ले लेंगे इसका टोटल चार्ज। मान लो इस वाले पर तीसरे पार्टिकल x चार्ज आएगी, कितना चार्ज आएगा, x। तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, 2 + 3 + 4 = इस पर कितना, 1 + 2 + x। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 = 2 और 1 कितना हो गया, 3 + x, x = 9 - 3 कितना मिलेगा मुझे, 6। तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा हमारा, 6। तो देख लो बच्चों, इस पर कितना इधर टोटल चार्ज कितना था हमारा, 2 3 5 5 4 9,
इधर 6 इस पर आएगी हमारा, 2 इस पर 8 और 1 इस पर 9। तो टोटल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है कोई भी, ये विलगित निकाय है, उसका कुल चार्ज कैसा रहेगा, नियत रहेगा। तो इस बात को हम इस तरह से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब बच्चों अगला देखेंगे हम, बहुत इम्पोर्टेंट है, अगली प्रॉपर्टी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी इसकी, आवेश का वेग पर निर्भरता देखेंगे। क्या देखेंगे अगली प्रॉपर्टी, आवेश पर वेग का प्रभाव, ऐसे भी बोल सकते हैं, आवेश पर वेग का प्रभाव। ये भी इम्पोर्टेंट है इसका, ये जो प्रॉपर्टी हमारी आवेश पर वेग का प्रभाव देखेंगे। इसका मतलब ये होता है अगर कोई वस्तु गतिमान है या फिर विरामावस्था में रखी है, चार्ज हमारा सेम रहेगा, अर्थात वेग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है अगर कोई वस्तु गतिमान है तब भी उतना ही चार्ज रहेगा उस पर, और विराम में है तब भी उस पर उतना ही चार्ज रहेगा। जैसे ये कोई वस्तु है, रेस्ट में है, एट रेस्ट, 2 माइक्रोकूलम चार्ज था इस पर, और इसे मूव कर दिया मैंने 10 किलोमीटर पर स्पीड से, 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब ये कौन सी स्पीड से मूव करा इसे, 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो स्पीड करने के बाद भी इस पर चार्ज 2 माइक्रोकूलम ही रहेगा। तो ये आवेश पर वेग का प्रभाव होता है, आवेश पर वेग का प्रभाव। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, आवेश पर वेग का प्रभाव क्या होता है, चाहे वस्तु गतिमान हो चाहे वस्तु रेस्ट में हो, लेकिन आवेश हमारा सेम बना रहेगा। तो बच्चों इसे नोट करेंगे, इसके डेफिनेशन को नोट करेंगे। तो देखो बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी बताई थी ना, आवेश पर वेग का प्रभाव। ये आवेश के गुण चल रहे हैं हमारे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो किसी वस्तु पर आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, अतः कोई वस्तु स्थिर हो या तीव्र वेग से गतिमान हो। मैंने बता दिया है एग्जाम्पल से, ये वस्तु रेस्ट में रखी है तब भी 2 माइक्रोकूलम, गतिमान है तब भी 2 माइक्रोकूलम ही रहेगा, चाहे उसे स्पीड कितनी कर दी जाए, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आवेश पर। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बच्चों न्यूमेरिकल सेलेक्ट होता है इस पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल ड्राइव होंगे। 1 नंबर में न्यूमेरिकल यहाँ से मिल जाता है बच्चों, तो समझ लें। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, कोई भी आवेशित वस्तु है, मान लो ये वाली कोई वस्तु आवेशित वस्तु, इस पर चार्ज है, कैसी है वस्तु, आवेशित। तो इस पर चार्ज की जो मात्रा रहेगी, आवेशित वस्तु पर चार्ज की जो मात्रा रहेगी वो निश्चित और न्यूनतम आवेश की पूर्ण गुणक होगी। कितनी होगी, निश्चित और न्यूनतम आवेश की पूर्ण गुणक। अर्थात इसका मतलब ये है किसी वस्तु को अगर आवेश हम दे सकते हैं तो वो E, 2E, 3E, 4E के रूप में दे सकते हैं। किसी वस्तु पर आवेश हम ऐसा नहीं दे सकते 1/2E, 3/2E। अर्थात कहने का मतलब है, तुम ये समझो, अगर तुम शहर में जा रहे हो, शहर में जाकर किसी दुकान से पेन खरीदने जा रहे हो या पेन खरीद कर ला रहे हो, तो वहाँ से तुम या तो 1 पेन खरीदोगे वहाँ से, या फिर 2 पेन खरीदोगे, या फिर 3 पेन खरीदोगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ से 3.5 पेन खरीद लाओ, आधा पेन तो ला नहीं सकते। तो इसी प्रकार से किसी वस्तु को अगर आवेशित करना होगा तो या तो उसे हम आवेश E देंगे, या फिर 2E देंगे, या फिर 3E देंगे। ऐसा नहीं है उसे आवेश 1/2 दे दें, 1/2E दे दें, या 3/2E दे दें, या किसी वस्तु से आवेश लें या दें। अगर आवेश दे रहे हैं तो तुम्हें पता है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज, अगर आवेश ले रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है आवेश दें या लें, तो वो जो हमारे निश्चित और पूर्ण यानी कि निश्चित और न्यूनतम मान का पूर्ण गुणक रहेगा। तो बच्चों इसे डेफिनेशन को लिख लेते हैं और उसके बाद थोड़ा और स्पेशल तरीके से समझाएंगे। देखो बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण, इसे नोट कर लें बच्चों। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की निश्चित व न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। आवेश की जो मात्रा होती है पूर्ण गुणक होती है निश्चित और न्यूनतम आवेश। निश्चित और न्यूनतम आवेश ई से व्यक्त करते हैं इसे, जिसे मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश। इसे ई से व्यक्त करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटीकरण। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होती है Q = ±NE।
और n क्या हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक तुम जानते हो 1 2 3 4 डॉट डॉट etc बहुत आगे तक मिलेंगे। पूर्णांक या इंटीजर कह सकते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। नोट, इसमें 2 बार बच्चों नोट जरूर कर लें। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e के रूप में होता है। मैंने बताया था अभी। दूसरी बात, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश प्लस माइनस e/2 प्लस माइनस 3/2e प्लस माइनस 5/2e के रूप में नहीं हो सकता। तो मैंने अभी बताया था बच्चों, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश या तो E दिया जाएगा या उससे E लिया जाएगा, या 2E दिया जाएगा, 2E लिया जा सकता है, लेकिन E/2 3E/2 5E/2 ना तो दिया जा सकता और ना ही लिया जा सकता। प्लस का मतलब और माइनस का मतलब आप सभी जानते होंगे। प्लस का मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, माइनस का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो बच्चों इस टॉपिक पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जिससे कि ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। रिटिन नाउ। देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल हमारा एक चालक पर 8 × 10⁻⁻7 कूलम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम है, इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। तो हमें यह पता चल गया बच्चों, उस चालक पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश। कैसा आवेश, तो जब ऋण आवेश है तो इसका मतलब क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, तो इसका मतलब सामान्य स्थिति से अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो ये पता चल गया हमें उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम, पता चल गया हमें इलेक्ट्रॉन अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब तुम्हें पता है, क्योंकि चार्ज कैसा है, ऋण आवेश। ऋण आवेश चार्ज होने का मतलब क्या है, किसी वस्तु को अगर ऋण आवेश आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, अब कितने आ गए हैं ये हमें निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं ये हमें निकालना है। तो चालक पर कुल आवेश कितना था, Q = 8 × 10⁻⁻7 माइनस कूलम। माइनस का मतलब क्या है, जानते हो, ऋण आवेश है। ठीक है, चालक पर। और आवेशित वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना बताया था मैंने, कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश कितना होता है, Q = प्लस माइनस Ne। वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। तो Q = फार्मूला लगाएंगे हम Ne, यहाँ से हमें N फाइंड करने हैं। Q = E। Q की वैल्यू हमें पता है कितनी दी है, साइन नहीं लगाएंगे, साइन तो सिर्फ इस चीज़ का सिंबल है। अगर माइनस है तो इसका मतलब ऋण आवेश है उस वस्तु पर, अगर प्लस है तो धन आवेश है, तो इसलिए माइनस साइन यूज नहीं करेंगे। यहाँ वैल्यू लगाएंगे हम 8 × 10⁻⁻7/E। E कितना था हमारा 1.6 × 10⁻⁻14। सोल्व करेंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 80/16 10⁻⁻14। जब न्यूमरेटर पर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, ऊपर लेकर जाएंगे तो 14 में से 7 कम कर देंगे तो 10 की घात 7 बचेगा हमें प्लस का। 16 × 5 = 80, 5 × 10⁻7। तो बच्चों इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, 5 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अधिक इसलिए क्योंकि चार्ज कैसा है, इस पर ऋण आवेश है। कैसा है, ऋण आवेश है। देखो बच्चों, एक और दूसरा न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड पढ़ेंगे इसी टॉपिक पर। रिटिन नाउ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु से स्थानांतरित करने होंगे। क्या करने होंगे, एक टुकड़े पर कितना कूलम स्थापित करना हमें, +1 नैनो कूलम। ठीक है, इतना हमें आवेश क्या करना है और धातु के टुकड़ों को देना है स्थापित करने। कितने इलेक्ट्रॉन धातु से स्थानांतरित करने होंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से हमें निकालने होंगे। तो तुम जानते हो, जब इलेक्ट्रॉन किसी धातु से निकलेंगे, किसी भी पदार्थ से निकलेंगे या किसी भी आइटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और उस पर कितना चार्ज आएगा, +1 नैनो कूलम। तो इतना चार्ज
लाने के लिए उस पर या स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हमें वहाँ से निकालने होंगे, निकालना हमें। तो कितना चार्ज आएगा इस पर, कुल आवेश कितना है धातु के टुकड़े पर, +1 नैनो कूलाम। तो नैनो को कूलाम में कन्वर्ट कर देंगे, 1 नैनो कूलाम इक्वल टू होता हमारा 10⁹ कूलाम। तो 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +10⁹ कूलाम, ठीक है। और आवेशित वस्तु पर न्यूनतम आवेश की मात्रा कितनी बताई थी, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। फॉर्मूला हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है ±NE। तो हमारा चार्ज प्लस में है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इसका तुम देख रहे हो इससे इलेक्ट्रॉन क्या करे जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ठीक है धातु से स्थानांतरित करने अर्थात निकालने पड़ेंगे मुझसे। तो Q इक्वल टू ± साइन ही लगाएंगे, ओनली NE लगाएंगे, ठीक है। ± तो सिंबल है कि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं धातु को या धातु से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ का दिए जा रहे हैं तो माइनस और उससे लिए जा रहे हैं तो प्लस। तो N इजिकल टू हमारा हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू कुल आवेश हमारे पास था धातु के टुकड़े पर 10⁹ और E कितना था 1.6 मूल आवेश होता है जो आवेशित वस्तु पर हमेशा रहता है 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 10 कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे 10 कितना 16, 10⁻⁹ ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 19 और 9 ऐड कर लेंगे तो 10⁻28 मिलेगा हमें। 2 से डिवाइड करें 2 5 × 10, 2 से इसे डिवाइड करें 2 8 × 16, तो अब हमें मिलेगा 5/8 10⁻28। तो अब बच्चों 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलेगा 0.625। तो यहाँ लिखेंगे 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻28, या इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 6.25 10⁻27, क्योंकि मैं डेसिमल की जो पोजीशन है वो राइट की तरफ ले गया एक स्थान, ठीक है। तो एक पावर हम क्या कर देंगे यहाँ से लेस कर देंगे, कम कर देंगे। तो बच्चों अब हम देखो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे में से, ये धातु का टुकड़ा था कोई धातु का टुकड़ा, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ 6.25 10⁻27। तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा 1 नैनो कूलाम, कितना नैनो कूलाम, इतना चार्ज इस पर आ जाएगा, ठीक है नैनो कूलाम। तो बच्चों हम अब अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अगले नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक हमारा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम की सीमाएं देखेंगे, उसमें कूलाम के नियम की सीमाएं भी देखेंगे, कूलाम के नियम का गुरुत्व बल से कंपेयर भी करके देखेंगे अर्थात उसकी तुलना भी देखेंगे, और कूलाम का नियम कहाँ कहाँ फेल होता है उसे भी हम देखेंगे। तो अगले वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें। अगले वीडियो देखने के लिए वीडियो पर यहाँ आई बटन को क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख लें इसका। तो बच्चों जैसा हमारा वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जय हिंद जय भारत।